हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है केडी फिजिक्स क्लासेस एलएमपी में। और प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप लोग अपना हालचाल कमेंट बॉक्स में भर भर के बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडी फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। वो क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप लेक्चर 1 से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि जब तक आप पिछले क्वेश्चंस को देखोगे नहीं तब तक ये मजा नहीं आएगा। आपको एक एक क्वेश्चन देखना है और यही यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड पेपर में मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए देर किस बात की है, सॉल्व करते हैं, समझिए। लेकिन जो बच्चे नए हैं बिल्कुल वो लेक्चर 1 से देखें जा करके, और जो बराबर देख रहे हैं वो देखते रहिए। और हमेशा इस बात का याद रखिए कि जब भी आप कोई वीडियो देखें तो प्लेलिस्ट का जरूर यूज करें। तो पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज क्लास 12 की है। आप उस प्लेलिस्ट को देखिए जा करके और मजबूती से पढ़िए, और आपका रिजल्ट दमदार आएगा मेरे प्यारे बच्चे। लगे रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बता दिया था, इसलिए नई नई चीज बताने की जरूरत नहीं कि दोबारा उसको बताया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को पता होगा वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, ठीक है। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो दो आवेशों से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चे? माइनस क्यू हो गया, और दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चे प्लस क्यू, ठीक है। ध्यान दें, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका नाम हमने दे दिया प्यारे बच्चे ए बी। तो हमने क्या नाम दे दिया इसका? ए बी। ए बी क्या है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। अगर आपसे कोई पूछे ये किन किन आवेशों से मिलकर बना है, तो क्या बताओगे? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी मानी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को पता होगा इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वो 2l मानी जाती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, आपसे हम अगर पूछें आप किस माध्यम में बैठे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? भाई आपके चारों ओर क्या है? वायु है। तो आपका माध्यम क्या होगा? वायु होगा। अगर आपको जल में बैठा दिया जाए तो आपका माध्यम क्या हो जाएगा? जल। अगर आपको कोका कोला में बैठा दिया जाए तो माध्यम क्या हो जाएगा? कोका कोला। आपको स्प्राइट में बैठा दिया जाए तो आपका माध्यम क्या हो जाएगा? स्प्राइट हो जाएगी। प्यारे बच्चे, माध्यम से मतलब हंसी मजाक के साथ पढ़ते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो बने रहिएगा, चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, लास्ट तक की पूरा क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो ये ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वैद्युत द्विध्रुव है। ये किससे मिलकर बना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी कितनी है बेटा? 2l है, बस। अगर पूछा जाए आप किस माध्यम में इस समय बैठे हैं, किस माध्यम में बैठकर आप देख रहे हैं वीडियो को, तो आप बताएंगे हम वायु में बैठे हैं। वैसे ये भी तो किसी न किसी माध्यम में होगा, वायु में होगा, हो सकता कांच में हो सकता जल में हो सकता मोम में रखा हो। ये जो समायोजन वैद्युत द्विध्रुव है कहीं ना कहीं तो रखा होगा। तो हर एक माध्यम का अपना एक परावैद्युतांक होता है मेरे प्यारे बच्चे। परावैद्युतांक को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल के से। परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल के से मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे। तो हम लोग मान के चलेंगे कि एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। वायु में होगा तो के का मान 1 हो जाएगा भाई। हर एक माध्यम का अपना मान होता है, परावैद्युतांक का वो मान रख दिया जाएगा, बात खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चे, भाषा क्या लिखोगे जल्दी से बताओ। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चे? ध्यान से समझना। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। क्लियर हो गई? फिर क्या बोलेंगे? यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है।
क्या बोलेंगे? यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, सारी दूरियां कहां से नापी जाती हैं? मध्य बिंदु O से। अब देखिए, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये क्या होता है बेटा? अक्ष। इस बार हमें अक्ष पर नहीं ज्ञात करना है, कहां ज्ञात करना है? निरक्ष पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर ज्ञात करना है। तो यहां से इसका अक्ष पर ना ले, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो। तो हमने एक बिंदु ले लिया में बेटा आर दूरी पर एक बिंदु ले लिया पी। वो भी किस स्थिति में लिया है? निरक्षी स्थिति में। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से समझते रहना प्यारे बच्चे। तो क्या लिखेंगे? इसके मध्य बिंदु O से, ध्यान से समझना, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्या लिखोगे? पूरी बात को समझ लें। क्या लिखोगे? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। फिर से एक बार समझ लें। क्या लिखोगे? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, और यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना। डायग्राम को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग क्या मेरे प्यारे बच्चे पढ़ेगी? वैद्युत द्विध्रुव के लिए, जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही हम लोग हेडिंग डालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आप हेडिंग डालेंगे। ये आपने हेडिंग डाल लिया। ठीक है, ध्यान से समझना भैया। ये आपका डायग्राम बन गया। सबसे पहले क्या करेंगे? ये हेडिंग डालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? और ये हेडिंग डालने के बाद ये डायग्राम बनाएंगे। और एक बार फिर से समझ लीजिए लैंग्वेज को, फिर हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव है। तो क्या बोलोगे? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी बेटा क्या है? 2l है। यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक बेटा क्या है? परावैद्युतांक कैपिटल के है। परावैद्युतांक बेटा क्या है? कैपिटल के है। ठीक। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षी स्थिति में, कौन सी स्थिति में? निरक्षी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चे? ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? माना, पूरी भाषा लिखे दे रहे हैं और साथ में नोट कर लीजिएगा। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है
जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। जिनके बीच की अल्प दूरी बेटा क्या है? 2l है। इसके बाद क्या लिखेंगे? यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। ठीक, आप सभी लोग एक एक चीज नोट कर लीजिएगा। डायग्राम बनेगा, डायग्राम के बाद में ये आपका लैंग्वेज लिखी जाएगी। यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। इसके मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर बेटा? आर दूरी पर। ठीक है। किस स्थिति में? निरक्षी स्थिति में। निरक्षी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान से दीजिएगा। ये हमने भाषा लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चे, हमने आपको बताया था जितने भी आवेश होते हैं सभी आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दें, इधर ध्यान दें, कि जैसे मान लो ये प्लस आवेश है तो हमने आपको एक ट्रिक बता दी थी, इसको मान लो ससुर। ठीक है। और अगर यहां पर अगर बहू बैठे तो बताइए बहू किधर मुंह करेगी? क्या ससुर की तरफ मुंह करेगी? नहीं, बाहर की ओर कर लेगी। ऐसे अगर यहां पर बहू आकर के बैठे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहू है, हमने बताया था देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा बाहर की ओर होती है। और उसका ट्रिक बताया था बहू और ससुर को लेकर के। ठीक है। तो यहाँ पर देखेगा ये बाहर की ओर कर लेगी। अगर यहाँ पर बहू आकर के बैठे तो किधर मुंह करेगी? इधर मुंह कर लेगी। भाई ससुर की तरफ मुंह नहीं करेगी, इतना जान लीजिए। और यहाँ पर बैठे तो किधर मुंह करेगी? ऊपर की ओर करेगी। ठीक है। ये हमने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे, ये पिछले वाले लेक्चर में आप विधिवत देख सकते हो। अगर हम बार बार उसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो सारे वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए मैं बार बार सभी से एक निवेदन करता हूं कि जो भी देखे वो लेक्चर 1 से देखें। ठीक है। और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। दूसरी बात हमने बताई थी, जो माइनस क्यू होता है इसको हमने बताया था सास। जो बहू होगी अपनी सास की तरफ मुंह कर सकती है। तो यहां पर देखिए अगर बहू आके बैठे तो किधर मुंह करेगी? अपनी सास की तरफ मुंह कर लेगी। यहां पर अगर आके बैठे तो किधर मुंह करेगी? अपनी सास की तरफ करेगी। यहां पर बैठे तो किधर मुंह करेगी? अपनी सास की तरफ करे। यहां पर अगर बैठे तो किधर मुंह करेगी? अपनी सास की तरफ करेगी। तो वैद्युत क्षेत्र हर एक आवेश उत्पन्न करेगा और हर एक वैद्युत क्षेत्र में अपनी एक दिशा होती है। और वो दिशा प्लस के कारण बाहर की ओर होती है और माइनस के कारण भीतर की ओर होती है। इस बात को याद रखेंगे। आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए, चित्र में आप देखेंगे, अब आप बताएंगे आवेश आपके पास कितने हैं। तो प्यारे बच्चे आपको दिख रहा होगा एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। भाई दो आवेश हैं। और जब दो आवेश हैं तो अभी हमने बताया था प्रत्येक आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो क्या ये करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या ये आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। तो यहां पर ये करेगा, ये उत्पन्न करेगा। तो टोटल वैद्युत क्षेत्र कितनी हो गए प्यारे बच्चे? दो। तो यहां पर इसका मतलब है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितने उत्पन्न होंगे? दो।
किसके किसके कारण? एक प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए, ये प्लस क्यू वाला आवेश है तो इसको हमने बताया था क्या, मान लो ससुर। तो अगर ससुर इधर बैठा है तो इसकी बहू यहां पर अगर आए बैठने के लिए तो क्या ससुर की तरफ मुंह करेगी? नहीं ना, किधर करेगी? बाहर की। अगर ससुर इधर बैठा है तो बहू इधर मुंह कर लेगी। ये मान लो इवन, ये इसकी बात हो रही, इसके घर की बात हो रही। अब इनके घर में आ जाओ, ये है सास और इनकी जो बहू अगर यहां पर बैठे तो बताइए किधर मुंह करेगी? भाई बहू सास की तरफ ही तो मुंह करेगी, तो ये जो बहू है ये अपनी सास की तरफ इधर मुंह कर लेगी। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ, यहां पर कितने आवेश हैं? दो। दोनों ने क्या उत्पन्न किया? वैद्युत क्षेत्र। उनकी दिशा क्या क्या है? प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण भीतर की ओर, अपनी ओर। दिशा जान गए? ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, बताइए प्लस क्यू के कारण हमने क्या माना है? E1। और माइनस क्यू के कारण बेटा क्या माना है? E2। तो ये दोनों बातें हम लिख देंगे, ठीक है? तो यहां पर लिख देंगे हम लोग क्या क्या कैसे माने हैं, वो सब बातें लिखेंगे। माना प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा क्या है? E2 है। अब हम लोग E1 और E2 के मान लिखेंगे, ये भाषा लिख दिया, अब E1 और E2 के मान लिखेंगे। तो चलिए E1। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था, सूत्र होता है 1/4πε0 कैपिटल के। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और ये हो गया परावैद्युतांक, ठीक है? होता क्या है? आवेश बटे दूरी का वर्ग। क्या होता है बेटा? आवेश बटे दूरी का वर्ग। याद रखेंगे, नियतांक आवेश बटे दूरी का वर्ग। क्या लिखोगे? नियतांक आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो सभी आवेश से दूरी पता होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ आ जाइए डायग्राम में। बेटा ये दूरी तुमको पता है, बिल्कुल आर पता है। अब यहाँ आ जाओ, ये कितनी दूरी थी? 2l। तो इसकी आधी आधी कितनी हो जाएगी? इधर की l और इधर की कितनी हो जाएगी बेटा? l। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये l हो जाएंगी। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, तो अब यहां पर देखोगे एक समकोण त्रिभुज नजर आएगा। इसमें ये लंब का कार्य करेगा और ये आधार का कार्य करेगा और ये बेटा कर्ण का कार्य करेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको पता होता है कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो कर्ण है, कर्ण बराबर क्या जाएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर मतलब आधा मतलब आर स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर कर देंगे। क्या बेटा? इधर देखिए लंब का मान कितना है? आर, तो आर का वर्ग हो गया, आधार क्या है? एल, एल का वर्ग हो गया, ठीक है? सिमिलरली इधर आ जाएगा, ये हो गया आर स्क्वायर और ये हो गया बेटा एल स्क्वायर। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब आ जाइए अपने पर E1। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी, तो सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे? नियतांक। तो हमने यहां पर लिख दिया नियतांक 1/4πε0 कैपिटल के। कोई डाउट यहां तक होना भी नहीं चाहिए। अब बताइए E1 के बाद में देखिए E1 लिखना है तो यहां पर हमें लिखना होगा आवेश। नियतांक के बाद क्या लिखते हैं? आवेश। अब बताइए E1 जो है वो किस आवेश के कारण है? E1 किस आवेश के कारण है? प्लस क्यू आवेश के कारण। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है और सदिश राशियों में प्लस और माइनस का यूज नहीं करते हैं।
तो अब मेरे प्यारे बच्चे हम लोग को चिन्ह नहीं लिखना है, तो यहाँ पर लिख दिया क्यों। अब मेरे प्यारे बच्चे फिर लिखना होता है दूरी का वर्ग। तो दूरी देखो प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू यहाँ है और बिंदु पी पर ज्ञात करना है। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ दूरी है तो दूरी का वर्ग लिखेंगे। तो दूरी है मेरे प्यारे बच्चे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका हमें दूरी का क्या कराना है, वर्ग। जब दूरी का वर्ग कराएंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू हो गया नियतांक, आवेश हो गया बेटा क्यू, बटे जब यहाँ वर्ग कराएंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना ही तो आएगा। अब चलिए अब E2 का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, E2 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तथा E2। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, सबसे पहले नियतांक लिखेंगे, फिर आवेश लिखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे हम बैक नहीं जाएंगे, आपको बताना E2 किस आवेश के कारण थी, E1 तो प्लस के कारण थी, E2 किसके कारण होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण। अब आवेश में देखिए यहाँ पर देखिए E1 E2 क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता कैसी राशि से सदिश, इसलिए चिन्ह नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ पर केवल आवेश लिख देंगे क्यू। अब माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी देखिए सेम ऐसी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दूरी का वर्ग करा देंगे बेटा। तो दूरी हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस में बेटा एल स्क्वायर, और का हमने क्या करा दिया, वर्ग। और जब वर्ग कराएंगे तो आंसर क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले नियतांक लिखेंगे, फिर ये हो गया आवेश, बटे यहां जब वर्ग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, भाई सेम वैसे ही है, तो डायरेक्ट बता दिया कि जब वर्क करेंगे अंडर रूट हटेगा, इतना आ जाएगा। क्लियर हो गया, E1 E2 के मान आ जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे परिणामी ज्ञात करना पड़ेगा। भाई एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं नहीं होंगी, अब उनका परिणामी ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, परिणामी। तो हमने आपको बताया था परिणामी ज्ञात करने के थ्योरी की बात करें, दो तरीके होते हैं। जैसे मान लो ये पत्थर है, इधर अगर अजय देवगन जी अगर आए 3 न्यूटन के बल से खींचे, और इधर अक्षय कुमार आए 3 न्यूटन के बल से खींचे, तो पत्थर किधर जाएगा, अजय देवगन की तरफ या अक्षय कुमार की तरफ, कहीं नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका जब परिणामी निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो कैसे निकलेगा। अब देखिए ये विपरीत है, 3 से 3 घट जाएगा, अगर विपरीत है तो घट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब यहीं पर अगर 8 लगाने लगेंगे तो 8 से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5। अगर ये 13 लगाने लगे तो 13 से 8 चला जाएगा, तब 5 न्यूटन लगेगा, तो घट जाएंगे। याद रखना अगर सदिश अगर आपके विपरीत हैं तो परिणामी घटा कर ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब अगर विपरीत हैं मतलब उल्टा है, सदिश कैसे हो बेटा, उल्टा, तो कैसे परिणामी निकालेंगे, घटा कर। कैसे निकालेंगे, घटा कर। लेकिन अगर वही पत्थर हो, अगर दोनों एक ही साइड में आ जाए, ये भी 3 लगाएं और ये भी 3 लगाएं, तो अगर एक ही दिशा में हो, क्या हो बेटा, एक ही दिशा में, तो परिणामी कैसे निकालेंगे, जोड़कर। कैसे निकालेंगे, जोड़कर। अब लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अब अपने क्वेश्चन में आ जाइए, E1 आपका ये है, E2 आपका ये है। अब बताइए क्या ये दोनों एक ही दिशा में है, नहीं है, है नहीं है भाई, कहाँ है, ये इधर जा रहा है, ये इधर मुंह फुलाया है, कहाँ है भाई, एक साइड में है ही नहीं। तो ये तो काम बन नहीं पाएगा, तो ये तो हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, क्या ये दोनों विपरीत हैं, तो विपरीत भी नहीं है, क्योंकि विपरीत में एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, और बीच का कोण 180 अंश होना चाहिए, और जबकि ऐसा नहीं है। इनकी दिशाएं अलग अलग हैं लेकिन एक दिशा में नहीं है, ना तो ये विपरीत है, बिल्कुल ठीक उल्टा हूं। चलिए, तो अब यहां पर से दो कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके लगाने के। ठीक, या तो आप समांतर चतुर्भुज वाला नियम लगा करके कर लें, और या आप वियोजन करें। तो जो वियोजन वाला है कि E1 और E2 को बांटेंगे, फिर एक दिशा में होंगे उनको जोड़ेंगे, जो विपरीत होंगे उनको घटाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं, तो उनको वो थोड़ा सा लेंदी लगता है, ठीक है। और एवरेज बच्चे लगभग मेहनत करके कम
कर ले जाते हो, और जो आपके एडवांस लेवल के जो बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, क्रीमी लेयर वाले, वो कर ले जाते हैं। तो हम आज आपको एक ऐसा मेथड बता रहे हैं जिसमें थोड़ी सी तो मेहनत, भाई देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मेहनत करके आप जो है कंप्लीट कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, वियोजन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, देखिए यहां पर हमने एक लाइन खींचेंगे। अब आप देखोगे ये जो लाइन है ये वाली, और ये जो लाइन है, ये दोनों क्या है बेटा, समांतर है। ये दोनों क्या है, समांतर। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये लाइन देखिए, वही तो जा रही है, बोलो, वही तो जा रही है आपकी है। तो जितना कोण यहां पर बनेगा, मान लो ये बेटा कोण कितना है, थीटा, ये कोण कितना है, थीटा, तो ये भी तो कोण थीटा ही बनेगा। भाई ये दोनों रेखाएं समांतर थी, ये सेम रेखा थी, तो जितना कोना यहां बनेगा उतना ही कोना यहां बनेगा। ठीक, अब ये देखिए, और सेम ये और ये चूंकि बराबर बराबर है, तो उतना ही आपका यहां बनेगा। क्लियर है? बस आप कोण को ध्यान दीजिएगा बस, और कुछ नहीं। अब हम समांतर चतुर्भुज के नियम से लगाने जा रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर आप देखोगे ये वाला कोण ओ बी और पी, तो अगर इसका मान क्या हो, थीटा, यहां पर इस कोण का नाम क्या, ओ बी पी, कोण ओ, और ये क्या है, पॉइंट बी, और ये पॉइंट पी, ओ बी पी, अगर ये थीटा हो तो E1 और E2 के बीच कितना कोण बनेगा प्यारे बच्चे, थीटा और थीटा मिलकर के टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। थीटा और थीटा मिलकर के बेटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो ये बात हम लिख सकते हैं, यहां पर है, क्या लिख सकते हैं, यदि कोण OPB बराबर थीटा, तब तब E1 व E2 के बीच बना कोण कितना होगा प्यारे बच्चे, 2 थीटा होगा। E1 और E2 के बीच बना कोण क्या होगा, 2 थीटा होगा। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, E1 और E2 के बीच बना कोण कितना होगा, 2 थीटा। ध्यान से समझना, E1 और E2 के बीच जो कोण बनेगा वो बेटा क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर हो गई, तो समांतर चतुर्भुज का जो नियम कहता है परिणामी का, वो परिणामी वाला क्या होता है प्यारे बच्चे, परिणामी बराबर होता है R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, यही तो होता है। अब इसका सूत्र का हम यूज करेंगे, तो मान लो हमने परिणामी यहां पर लिख लेंगे, तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझेंगे, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिख लें, फिर अंडर रूट लगाएंगे। अब ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, E1, फिर देखिए बेटा बी की जगह क्या लिखेंगे, E2, फिर 2A की जगह E1, फिर बी की जगह E2, और यहां पर देखिए क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन यहां तो थीटा कितना बन रहा है, 2 थीटा। यहां कोण कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, 2 थीटा, तो इन दोनों के बीच वाला ही तो कोण रखेंगे। तो यहां पर इन दोनों के बीच का कोण 2 थीटा था, तो 2 थीटा रखेंगे, 3 थीटा होता 3 थीटा रखते, जो कोण बनता है इन दोनों E1 और E2 के बीच वही तो यहां रखते, हमने रख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पर एक बात और ध्यान दो, ये E लिखा, E लिख दो, फिर अंडर रूट लगा दो। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, आ जाओ अपने में, क्या आप गौर कर सकते हो कि E1 और E2 के मान देखो सिमिलर हैं, सेम सेम है, मतलब E1 और E2 बराबर हैं। मतलब E1 की जगह तो हम E1 लिख ही सकते हैं, और E2 की जगह भी हम लोग क्या लिख देंगे, E1, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और cos 2 थीटा हो गया मेरे प्यारे बच्चे। और यहां पर हम लोग दिखा देंगे, चूंकि E1 जो है वो E2 के बराबर है,
E1 जो है मेरे प्यारे बच्चे वो E2 के क्या है बराबर। अब यहाँ देखिए E1 और E1 स्क्वायर मतलब 2E1 स्क्वायर हो जाएगा। बहुत प्यार से समझिएगा बेटा, सब पूरा समझ में आ जाएगा, बने रहिएगा। लेकिन E1 E1 कितना हो जाएगा 2E1 स्क्वायर प्लस आगे देखिए E1 और E1 की गुणा करेंगे तो E1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 साथ में तो 2E1 स्क्वायर हो जाएगा, 2E1 स्क्वायर। और यहाँ हो गया बेटा cos 2 थीटा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए कुछ कॉमन मिल रहा होगा, कुछ क्या मिल रहा होगा कॉमन। तो यहाँ पर देखोगे 2E1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा कि नहीं। जब यहाँ से एक कॉमन हो गया क्या बचेगा एक, प्लस 2E1 स्क्वायर कॉमन हो गया क्या बचेगा cos 2 थीटा। बोलो हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल ऐसे पड़ा रहने दीजिए। अब हमें कुछ ऐसा करना कि एक ये जो है वो कैंसिल हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे सभी बच्चों को पता होगा cos 2 थीटा का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चे वो क्या होता है, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही तो होता है। और एक सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये इस तरीके से भी होते हैं, ये सूत्र हैं आपके। तो हम यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएं ताकि माइनस सॉरी प्लस वाला जो एक है वो कैंसिल हो जाए। तो हम ये वाला सूत्र लगा लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए रखते हैं मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा 2E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह क्या लिख देंगे बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, एक से एक ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में। तो यहाँ पर देखिए ई बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट, ध्यान समझना 2E1 स्क्वायर और गुणे में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब गुणा करेंगे 2 दूना 4 E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब 4 का जो वर्गमूल होगा वो प्यारे बच्चे कितना होगा 2, E1 स्क्वायर का वर्गमूल आएगा E1 और cos स्क्वायर थीटा का केवल cos थीटा आएगा। आ जाएगा कि नहीं। अब सारे मान रख देंगे, सारे मान रख देंगे, आपका आंसर आ गया। अब देखिए पहले मान रखते हैं तब साइड में करते हैं। ई लिखा ई लिखो, 2 लिखा 2 लिखो। E1 का मान बेटा कितना आया था देखो, नियतांक Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा 1 अपान 4 पाई एफ साइलेन नॉट के Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर आ जाओ cos थीटा। अब cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण। तो आधार की जगह क्या लिखा हुआ है L, आधार की जगह क्या लिखा हुआ है L, और कर्ण की जगह क्या लिखा हुआ है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ आधार बटे कर्ण लगा देंगे बेटा, क्या लगा देंगे आधार, तो आधार की जगह हो गया L और कर्ण की जगह हम लोग क्या लिख देंगे बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, आधार बटे कर्ण, आधार की जगह क्या है बेटा आधार की जगह L और कर्ण की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चे मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, इतनी बात हो गई। अब इतनी बात के बाद में ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर देखिए ई लिखा है तो ई हम लोगों ने लिख देना है ई। अब देखिए सबसे पहले नियतांक लिखेंगे तो नियतांक लिख दिया 1 अपान 4 पाई एफ साइलेन नॉट के। फिर ये क्यू लिखा तो क्यू लिख दिया। अब ये जो 2 लिखा था आपका, अब ये 2 की गुणा हम इस एल से करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2L। और बटे में प्यारे बच्चे क्या लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया हमने आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, और इधर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लिख दिया कि नहीं। चलिए अब इन छोड़ दीजिए। अब एक चीज हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चे वो क्या होता है वो P बराबर सूत्र होता है
क्यू इंटू 2l। क्या होता है बेटा? क्यू इंटू 2l। तो जहां Q इंटू 2l लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? P। देखिए Q इंटू 2l की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? P। तब मेरे प्यारे बच्चे आ जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहां इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट में आपका है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमने नगर निमान्य की एक थ्योरी बताई थी कि अगर कोई भी राशि अगर एक से छोटी है तो उसका वर्ग कराने पर मान घटता है, और हमने आपको बताया भी था पिछले वाले लेक्चर में, आप वहां जाके देख भी सकते हैं। तब तभी ये देखें कि ये भाई 2l जो थी वो अल्प दूरी थी जो 1 मीटर से भी बहुत कम थी। फिर हमने उसका आधा किया, तो आधा जब करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, और कम हो गई। फिर चूंकि ये छोटी वैल्यू थी 1 से कम, तो इसका वर्ग कराने पर मान घटेगा। तो जब मान घटेगा मेरे प्यारे बच्चे तो वैल्यू हो जाएगी और कम, और इतनी कम हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे कि हम इसको क्या मान सकते हैं? नगण्य। ये बात हमने पिछले वाले लेक्चर में क्लियर की थी। आप लोग पिछला वाला लेक्चर देखें तब ये देखें, शुरुआत से जब देखेंगे तभी काम होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? चूंकि एल का मान कम है, महा कम है किससे? आर से, तब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। नगण्य माना जा सकता है। और जब नगण्य मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चे एल स्क्वायर को, तो क्या आएगा? तब ई बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ये हो गया पी, तो पी लिख दिया बटे में एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया, इसको छोड़ दो, क्या बचेगा बेटा? आर स्क्वायर गुणे में, यहाँ एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया तो क्या बचेगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चे ई बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के पी बटे ये आर स्क्वायर, और इसका वर्गमूल निकलेगा आर। तो यहां पर देखिए ई बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सबसे पहले नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ऊपर आया पी। अब देखिए नीचे कितना आ जाएगा? आर की घात 2 और आर की घात 1, टोटल कितनी हो जाएंगी? आर की घात 3। और ये आपका डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया। और मात्रक मेरे प्यारे बच्चे न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, निर्वात या वायु के लिए जो परावैद्युतांक होता है उसका मान 1 होता है। निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? 1। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दे, तब कितना आ जाएगा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर के की जगह 1 लिखेंगे और 1 से गुणा कराने पर इतना ही आएगा। ये यूं कहें तो गुणे में 1 लिखा नहीं जाता है, तो आ जाएगा P बटे आर क्यू। ठीक, मात्रक बेटा न्यूटन प्रति कूलम। और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, आपको केवल उतना ही डेली दिया जा रहा है लेक्चर में जितना आप तैयार कर सकते। ये नहीं है कि 160 के नाम पर आपको उड़ेल दिया जा रहा, कंटेंट उड़ेल दिया जा रहा। ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आपकी तैयारी आप धीमे देखिए, कछुआ चाल से चलिए, खरगोश चाल से चलने की बिल्कुल कोशिश ना करिए, ये बात भी जान लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चे ये बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको तैयारी करनी है। क्योंकि अच्छा, एक बात हम पूछना चाहते हैं, बताइए, जैसे आप 2-3 दिन कुछ ना खाएं, क्या चौथे दिन पूरा तीनों दिन का खाना खा सकते? नहीं। आपकी जितनी डोज है आप खाओगे तो उतना ही। तो जरूरी नहीं है कि आप 3 दिन ना खाएं और चौथे दिन सब कुछ खा लें, ऐसा नहीं हो सकता है। जरूरी है कि आप रेगुलर पर बेस पर आप कंटिन्यू करें। ठीक है, तो वैसे ही आपकी पढ़ाई है कि आपको पहले दिन भी उतना ही खाना है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, और रेगुलर बेस पर धीरे 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 हम आपको सिर्फ उतना ही कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जितना आप तैयार कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 10 घंटे फिजिक्स को पढ़ें। आप केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चे आधा घंटे पढ़ने की कोशिश करें बस, फिर अपने आप से कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर रेगुलर बेस पे अगर आधा घंटा भी पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स को, बहुत है। अब मुझे
सीखने में इतना वक्त लगता है तो आपको रिवीजन करने में उतना समय नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, उसका हाफ टाइम ही लगेगा। तो अगर हम 1 घंटे का देंगे तो आपको आधा घंटे का लगेगा, अगर हम आधा घंटे का लेक्चर दे रहे हैं तो आपको 15 मिनट में ही सब तैयार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जरूरत है आपको तैयारी करने की, जरूरत ये नहीं है कि पूरा उड़ेल के रखा जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।